आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कल यानी 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की महारैली होनी है, जिसको लेकर लक्सर में कांग्रेसियों ने बैठक करते हुए दिल्ली कूच करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कई वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें राजधानी दिल्ली में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी के इस कार्यक्रम के दौरान लाखों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली में एकजुट होंगे और सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। 4 सितंबर 2022 को प्रातः 11 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पहुंचेंगे। सोनिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि कांग्रेस किस तरह से अपनी नीतियों का सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है, दिल्ली कूच की तैयारी कर रही है। दिल्ली कूच की तैयारी में कांग्रेस इस तरह से तैयार हो रही है, खुद को तैयार कर रही है। इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें भी हो रही हैं, तैयारियों का भी जायजा ले रही है, कई तरह के अधिकारियों से भी मुलाकात कर रही है। सरकार की नीतियों का लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, दिल्ली कूच करने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमित गिरी जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से कांग्रेस लगातार सरकार पर हल्ला बोल रही है, महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है जो कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रही है, इसमें क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इस रणनीति को तैयार किया गया है और इसमें लक्सर क्षेत्र से भी 95 यानी कि 95 जो है कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने संसाधनों के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे, जहां रामलीला मैदान में उनके द्वारा इस कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है। और उनका मुद्दा खास करके महंगाई और कांग्रेस की जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसके विरुद्ध है। तो इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के राजेश रस्तोगी, उनके नेतृत्व में एक बैठक करके इसमें जो है एक रणनीति तैयार की गई है कि कल सुबह दिल्ली कूच किया जाए, ताकि केंद्र सरकार के खिलाफ एक हल्ला बोल कार्यक्रम के कांग्रेस की जो अपनी रणनीति है उसके तहत जो प्लानिंग बनाई गई है उसके अंतर्गत एक जो है केंद्र सरकार के विरुद्ध जो नीतियां हैं और महंगाई को लेकर के उनका विरोध जताया जाना है। अमित, क्या लगता है इसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? देखिए, प्रदेश स्तर पर इसमें हालांकि किशोर उपाध्याय जैसे नेताओं को तो जिस तरह के पहले ही एक नेतृत्व लेकर के चला गया है कांग्रेस के द्वारा, तो इस बार तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई ऐसे प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने अपना कांग्रेस का संगठन छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इस बार थोड़ा सा जिस तरीके बैठक में गहमा गहमी नजर आती है और अंदरूनी कलह भी कांग्रेस में इस दौरान प्रदेश स्तर पर बनी हुई है, तो ऐसे में इनका नेतृत्व करने वाला फिलहाल कोई नजर तो नहीं आता। लेकिन इसी के अनुरूप और इसी के तहत एक जो है कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही आह्वान किया है। तो इसी तरह जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक की जा रही है। तो वो अन्य नेताओं का ही एक नेतृत्व तय करते हुए, उसका निर्धारण करते हुए ये दिल्ली कूच किया जाना है। जी, बहुत धन्यवाद अमित तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते दिनों रुद्रपुर में हुए गैस रिसाव प्रकरण को मद्देनजर रखते हुए उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत ने जिले के स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक की और उन्हें स्कूल बसों से संबंधित गाइडलाइंस को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बसों की फिटनेस पर ध्यान दिया जाए। जिन बसों की फिटनेस नहीं है उसे 1 सप्ताह के अंदर सही किया जाए। इसके साथ ही बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ स्टाफ का सत्यापन भी होना चाहिए। डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बसों में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा स्कूल बस पर ऑन ड्यूटी लिखा होना चाहिए। हाँ, जनपद के विभिन्न विद्यालय जो बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को लाते हैं और ले जाते हैं, उसके संबंध में गाइडलाइंस आई हुई हैं स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन गाइडलाइंस को हमने इनके साथ शेयर किया है और इनसे कहा है कि जो भी गाइडलाइंस है उसका संपूर्ण पालन करें
ताकि बच्चे सुरक्षित विद्यालय जाएं और पढ़ने के बाद सुरक्षित वापस घर पे पहुंचें। जिस तरह से ये उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूल बसों की फिटनेस को लेकर ध्यान दिया जाए, स्कूल बसों पर ऑन ड्यूटी लिखा होना चाहिए, क्योंकि कई तरह के ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, कई तरह की ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है कि स्कूल बसों में कई तरह के हम लोग देख पाते हैं कि वारदातें हो जाती हैं। लेकिन इस पर उत्तराखंड सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी है कि स्कूल बस पर ऑन ड्यूटी लिखा ही होना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चेतन बत्रा जुड़ चुके हैं। चेतन बत्रा, जिस तरह से ये उत्तराखंड सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं, क्या लगता है इससे आगे कुछ देखने के नतीजे अच्छे मिल पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से स्कूल बसों के साथ हादसे होते हुए कुछ समय से नजर आ रहे थे, इसमें उधम सिंह नगर जो प्रशासन है वो सख्त हो गया है। उसने सारे स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक करके ये साफ किया है कि जो स्कूल प्रबंधक हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि स्कूलों की जो बसें हैं उनकी फिटनेस जरूर होनी चाहिए, उन पे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। इस तरह की अन्य बहुत सारे एडवाइजरी हैं जो CBSE के मानक हैं या जो राज्य सरकार के मानक हैं स्कूलों से की बसों से संबंधित, उन सबको पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने एक बैठक की है और साफ निर्देश दिए हैं कि इन सब मानकों का पालन करें ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना से बचा जा सके और बच्चों की सेफ्टी को सुनिश्चित कराया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया चेतन। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शांति कुंज के विवेक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में शिरकत की है। संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है और लोगों को संबोधित भी किया है। इस दौरान छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिले 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक यहां OT और ICU बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते गंभीर रोगियों को यहां से हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब दूसरे साल की मान्यता की तैयारियों में जुटा हुआ है। यहां OT और ICU का कार्य अधर में होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय आर्य ने बताया कि जल्द ही OT और ICU शुरू किया जाएगा, जिससे मरीज इसका लाभ उठा पाएंगे। जैसा कि आपने मेरे साथ भ्रमण में देखा ही है कि OT हमारे पूरी तरह से निर्मित नहीं है, जिस वजह से हमारे OT और ICU नहीं शुरू हो पा रहे। बच्चों में थोड़ा सा वेस्टेज कम होता तो हमने NICU PICU शुरू कर दिया है और उनमें पानी की खपत भी कम होती है। अभी पानी का भी कोई श्योर नहीं कि कभी आए और ड्रेनेज का भी। उत्तराखंड में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने कमर कस ली है, जिसको लेकर प्रशासन फॉगिंग के साथ जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में डेंगू को लेकर अलग वार्ड की भी व्यवस्था की गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो बरसात के मौसम में साफ सफाई और सावधानी बरतें। बता दें कि देहरादून में अब तक डेंगू के 34 मरीजों को चिन्हित किया जा चुका है, जो रिकवर हो चुके हैं। नगर निगम ने ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है जहां डेंगू के मरीज मिले हैं। आज राजधानी में डेंगू के 5 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक डेंगू के 43 मरीज आ चुके हैं सामने। वहीं ऋषिकेश का चंद्रेश्वर नगर डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां भी क्षेत्र में अब तक 16 मामले मिल चुके हैं। से अभी सितंबर माह चालू होते ही थोड़ा बारिश कम हुई है और डेंगू के केसेस आने शुरू हुए हैं। तो जुलाई माह से हम लोग लगातार फॉगिंग की कार्रवाई लगातार चलवा रहे हैं, मई जून से। और जुलाई माह से हम लोगों ने डेंगू के खिलाफ अभियान भी चालू किया था, जिसमें जहाँ पर भी लार्वा पाया जाता है तो उसको चालानी कार्रवाई करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए लोगों की किस प्रकार से डेंगू से बचा जा सकता है और किस प्रकार से लार्वा का रिडक्शन किया जा सकता है, इसके संबंध में काफ़ी व्यापक अभियान जो है जुलाई से ही हमने चला दिया था। पहले से ही डेंगू से संबंधित तैयारियां रखी हुई हैं। एक अलग से वार्ड हमने डेंगू के लिए क्रिएट किया है। अभी शुरुआत में तो 10 ही बेड्स रखे गए हैं, लेकिन उसमें प्रावधान है कि आगे उन बेड्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, 20-25 तक किए जा सकते हैं। संयोग से हमारे पास अभी तक एक ही केस आया था डेंगू का, जो कि पिछले सप्ताह ही डिस्चार्ज होकर के ठीक होकर के चला गया।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, प्रशासन किस तरह से सतर्कता बरत रहा है, क्या इंतजाम किए हैं डेंगू को लेकर? बिल्कुल, देखिए डेंगू जो है गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि लगातार जो डेंगू के मामले हैं वह आते जा रहे हैं, चाहे वह सिर्फ देहरादून जिले की बात करें या फिर इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में जो डेंगू का डंक जो है बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग और सभी नगर निगम जो है इस बात पर जोर इस जो क्षेत्र हैं, नगर क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में छिड़काव किया जाए, फॉगिंग कराई जाए। इसके अलावा सब लोगों को जागरूक किया जा रहा है प्रति, ताकि अगर किसी घर में लार्वा है या फिर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, जो भी गंदगी फैल रही है, उन सब चीजों को लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इन सब चीजों का सावधानी बरतें। इसके अलावा जो भी इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि अस्पतालों में भी तमाम हमारी व्यवस्थाएं हो, बेड मुकम्मल हो, ताकि अगर जिस तरह मामले सामने आते तो उनकी रोकथाम और इलाज के लिए एक बेहतर काम किया जा सके। तो कुल मिला फिलहाल अभी वर्तमान समय की बात करें तो करीब देहरादून में ही सिर्फ 43 मामले सामने आए हैं और इसके अलावा प्रदेश भर में तमाम अन्य मामले भी हैं। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती है से बचाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाए। यही वजह है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग भी तमाम अस्पतालों में जो बेड की व्यवस्था कर रहा है, ताकि बेड की व्यवस्था पर्याप्त होती है तो उससे आने वाले समय में दिक्कतें नहीं होंगी। जी बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोहाघाट के खाल तोक में चल रहे झूमाधुरी महोत्सव में दूसरे दिन लोक गीतों का आयोजन किया गया, जिसमें लोग जमकर थिरके। झूमाधुरी महोत्सव में दूर दूर से ग्रामीण पहुंचे। वहीं महोत्सव कमेटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोगों ने इस प्रकार के महोत्सव पहाड़ की संस्कृति को बचाने में काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। बता दें कि महोत्सव में चंपावत और पिथौरागढ़ से आए कलाकारों ने पहाड़ी, हिमाचली और नेपाली गीतों से समा बांधा है। वहीं लोगों ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जमकर आनंद लिया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आयोजन किया गया है। ये अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए पूरे विधि विधान के साथ कर्नाटक खोला से लाए गए कदली वृक्षों की पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई है। इस दौरान अल्मोड़ा में मां नंदा के जयकारों से गूंज उठा है। बता दें कि पौराणिक समय से ही कदली खामों से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद संपूर्ण श्रृंगार के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा चंद शासकों के परिवार द्वारा की जाती है और फिर नंदाष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। आज मां नंदा सुनंदा की मूर्ति की अब स्थापना होगी। उसके निर्माण के लिए कदली वृक्ष को ले जाया जाएगा और ये अपना ऐतिहासिक महत्व है। नंदा देवी हमारे सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक भी है। मां नंदा सुनंदा का जो ये कार्यक्रम है और इसे लोग बहुत धार्मिक आस्था से मनाते हैं और आज पूरे प्रदेश में जगह जगह मां नंदा सुनंदा के झांकियाँ प्रस्तुत होती हैं, पूरा डोला निकलता है और आज पूरा प्रदेश, क्योंकि ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा महोत्सव है, इसे बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। जो आज ये पूजन अभी इसका कल इसकी पूजन किया था, आज इनका वृक्ष लेके आज इनका इसमें मूर्ति की स्थापना इसकी होगी, बनेगी। रात को इसका पूजन होगा। इसी नंदा और सुनंदा की मूर्तियाँ 2 बनेंगी। अभी रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण को लेकर धामी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रवक्ता कमलेश रमन ने सरकार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के हित के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इस मामले पर अध्यादेश जारी कर दिया जाना चाहिए था या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी पैरवी की जानी चाहिए थी, लेकिन
धामी सरकार अभी तक सोई हुई है। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वो राज्य में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। % आरक्षण नौकरियों में देने का जो शुरू से चलता आ रहा था वो रद्द होने का काम हुआ और सरकार इसमें हीला हवाली कर रही है, इसमें लीपापोती करने का काम कर रही है। उन महिलाओं ने जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में पूरा बलिदान दिया, आज वो महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और सरकार जो है इस वक्त महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि युवाओं के साथ भी दोहरा व्यवहार करने का काम कर रही है। कनखल और मध्य हरिद्वार के अलग अलग दुकानों से लिए गए खुले दूध और काबुली चना के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिसे लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर ज्वालापुर में बिना फूड लाइसेंस के मीट की दुकान संचालित करने पर 3 आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। जिला खाद्य अधिकारी आरएस पाल ने बताया है कि दूध और काबुली चने के सैंपल जांच में मानव सेवन के अनुकूल नहीं पाए गए, जिसको लेकर अब दोषियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया है। संबंधित क्षेत्र के जो नगर निगम क्षेत्रीय फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं कपिल देव जी, उन्होंने नवंबर में दूध के नमूने और काबुली चने के नमूने भरे थे जो फेल आए थे लैब से। उनको हमने नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उनके विरुद्ध मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। दूसरा एक ये ज्वालापुर क्षेत्र में मीट की दुकान पे जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, तो उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे संबंधित क्षेत्र के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं कपिल देव जी, उन्होंने उनके विरुद्ध विदाउट लाइसेंस के लिए मुकदमा दायर किया गया है। पौड़ी के लोक निर्माण विभाग लैंसडाउन में 2018 में मृतक आश्रित नियुक्ति पाए एक बाबू प्रमेंद्र सिंह द्वारा लगभग 30 लाख का गबन करने का मामला इन दिनों चर्चा में है। अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करा दी है, लेकिन पूर्व अधिशासी अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यकाल में हुआ ये गबन कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मामले को दबाया जा रहा है। वहीं अब आरोपी को गबन की राशि ठेकेदारों को वापस करने को कहा गया है, जिससे अब विभागीय उच्चाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों को जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेस का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे अधिशासी में उन्होंने पकड़ा था वो केस, और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा एफआईआर लिखवा दी गई, क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो एफआईआर लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन कई प्रदेशों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में देहरादून और नैनीताल समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि ज्यादातर इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश होगी। चंपावत में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जिला जज के नेतृत्व में जागरूकता और सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक कर कूड़ेदान में डालने को कहा गया। इस अभियान में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और क्षेत्र से कूड़े का निस्तारण किया गया। वहीं इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है।
देश दुनिया में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस समय ऑनलाइन सेक्स एक्सटॉर्शन चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल इन दिनों साइबर ठग लोगों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस साल मई महीने तक प्रदेश भर में ऑनलाइन सेक्स एक्सटॉर्शन के 27 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं साल 2021 में 33 और साल 2020 में इसके 23 मामले सामने आए थे। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में ठग नए फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, बहुत सुंदर सा चेहरा लगा करके, अब आदमी को सोचना चाहिए ऐसे क्यों भेज रहे हैं, मुझे अलर्ट होना चाहिए कि जब किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके थ्रू ये सेक्स एक्सटॉर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे ये मोस्टली अकाउंट आप देखिएगा, वो जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे 1-2 हफ्ते पहले ही क्रिएट किए हुए होते हैं, वो लंबे नहीं होते, और उनके फ्रेंड लिस्ट में भी 10-20 लोग दिखेंगे आपको, कोई उनकी ओर से पोस्ट भी नहीं होंगी। ये सब फेक अकाउंट्स होते हैं, इनके पीछे कोई और होता है जो एक्सटॉर्शनिस्ट है, जो साइबर क्रिमिनल है। लक्सर में पुलिस प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद अब क्षेत्र के तमाम पेट्रोल पंपों पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। खुले पेट्रोल, डीजल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि खुला पेट्रोल, डीजल और ज्वलनशील पदार्थ की बिक्री से क्षेत्र की शांति बिगड़ने की संभावना होती है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी परेशानी आ सकती है, जिसको देखते हुए इन चीजों को क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पर भी लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खुले रूप में पेट्रोल वितरण करे, इस संबंध में पूर्ति विभाग के माध्यम से सभी पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है। और कई पेट्रोल पंपों के द्वारा अपने पेट्रोल पंप के सामने बैनर भी लगा करके इस बात से लोगों को अवेयर किया हुआ है कि भाई कोई भी व्यक्ति खुले में पेट्रोल किसी को नहीं दिया जाएगा और इसका अनुपालन 100% कराया जाएगा। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से लगभग 10 साल पहले ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया गया था, लेकिन ट्रॉमा सेंटर का भवन बनने के 10 साल के बाद भी यहां डॉक्टरों के ना होने से ट्रॉमा सेंटर में ताले लटके हुए हैं। इसके साथ ही लोगों को यहां इलाज कराने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सरकार ने भवन तो बना दिया पर डॉक्टर नहीं दे पाए, जिस कारण लाखों रुपए की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर महज शोपीस और कार पार्किंग का अड्डा बन चुका है। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग की है। रहा हुआ है 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर तत्कालीन सरकार ने, उस समय के प्रतिनिधियों ने एक यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया, जो यह सोचकर किया कि हमारे इस भौगोलिक परिस्थिति में जहाँ पर हमें एकदम चिकित्सा सुविधाओं से यह वंचित है, तो अच्छी चिकित्सा सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल पाएंगी, जो यहाँ से नेपाल सीमा तक यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो यह सोचकर उस समय किया गया था, लेकिन जो यह ट्रॉमा सेंटर का भवन है केवल बाहर से देखने का भवन मात्र है। अब आज की तारीख में कहें, आज के दिन में कहें तो ये केवल एक आवारा कुत्तों का, आवारा जानवरों का यहाँ पर अड्डा बना हुआ है। इस पर ताले लटके हुए हैं, ना डॉक्टरों का कहीं कुछ पता है, ना इसमें होने वाली सेवाओं का पता है, और आम जनता को तो यह भी पता नहीं है कि ट्रॉमा सेंटर खुला है तो उसके अंदर होता क्या है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।